तेरा निज़ाम है सिलदे ज़बान शायर को, यह एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सुन रहे हैं कवि, कविता और कहानियों का अगला एपिसोड। दुष्यंत कुमार भारतीय कविता जगत के एक क्रांतिकारी पुत्र, एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर जिसने क्रांति को नया हथियार दिया, गजल और शायरी का हथियार। वो शायर जिसने हिंदी या उर्दू भाषा में नहीं बल्कि हिंदुस्तानी भाषा में गजलें लिखी, सामान्य बोल चाल की भाषा में। वो शायर जिसने प्रेम रस में डूबे गजल की किताब में एक नया अध्याय जोड़ा, विद्रोह का अध्याय। वो लिखते हैं, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सरफरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सन 1933 में जन्मे दुष्यंत कुमार के पिता की बहुत इच्छा थी कि वो प्रशासनिक सेवा में जाएं, पर भाग्य की लकीरों में तो उन्हें भारत के गरीब और पिछड़े वर्ग की आवाज बनना लिखा था। तात्कालीन सरकार पर तंज कसते हुए वो लिखते हैं, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस या मुद्दा, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भर कर गालियां दो, वाह भर कर बद्दुआ। वो बस उनकी आवाज नहीं बल्कि उनका हथियार बने। शुरुआत से उनकी हिंदी साहित्य में रुचि रही और कविता, कहानी या नाटक के माध्यम से इससे जुड़े रहे। प्रशासनिक सेवा में तो उनकी जाने की इच्छा भी नहीं थी, पर जीवन यापन के लिए उन्होंने एक सरकारी नौकरी ग्रहण किया। उनका विवाह राजेश्वरी जी के साथ हुआ और तमाम उम्र दोनों के बीच एक मधुर रिश्ता रहा, जिसे मौत ही बस तोड़। मिजाज से आशिक पर हालात से क्रांतिकारी बने दुष्यंत के प्रेम गीत सरल और सहज थे। कुछ वर्ष पहले आई मसान फिल्म में उनके लिखे हुए गीत को गाया गया और काफी पसंद भी किया गया। मैं आपको वो प्रेम को जीवंत करने वाली कविता सुनाता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूं। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूं। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूं सच बताता हूं। अपनी हर कविता या गजल वो सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी को सुनाते। उसी प्रेम को बयां करते हुए वो कहते हैं, तुमको निहारता हूं सुबह से रितंबरा, अब शाम हो रही मगर मन नहीं भरा। संघर्ष के दिनों में वो उनके साथ चट्टान की तरह बनी रही। उसी ख्याल को दर्शाती हुई ये कविता लिखी उन्होंने, मेरे दिल पे हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो। मैं इधर से बन रहा हूं, मैं उधर से ढह रहा हूं। हालांकि उनके लेखन को जनता ने हाथों हाथ लिया, पर हिंदी कवि जगत ने उनके हिंदी और उर्दू के मेल को स्वीकारा नहीं। पूछे जाने पर कि वो इन दोनों को मिलाकर क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनका जवाब होता कि जिसे हिंदुस्तान का सामान्य आदमी बोलता है, जैसे हम बात करते हैं, मैं वही लिखता हूं हिंदुस्तानी भाषा में। या शायराना अंदाज में कहें तो, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। 1970 के दशक में जब पूरा भारत विरोध और विद्रोह में कूद पड़ा था, जब युवा वर्ग जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सड़क पर था, तब दुष्यंत ने उस भीड़ को अपनी आवाज दी। ये कविता जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, उस वक्त हर युवा ज़बां पर छाया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के किसी राज परिवार के एक नामचीन व्यक्ति की जब पुलिस एनकाउंटर में हत्या हुई, वहां के आदिवासी वर्ग में बड़ा आक्रोश था। फिर क्या था, दुष्यंत ने उस पर एक कविता लिख दी। वहां के मुख्यमंत्री ने उनको तलब किया और उनसे पूछा कि आप सरकारी नौकरी में होते हुए सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री जी, जो कि सौभाग्यवश एक कवि भी थे, उनसे उनका जवाब था, मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री भी हैं और एक कवि भी। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक कवि होते आप तो इस घटना पर आप क्या लिखते? उनकी लिखी हुई लाइनें बहुत मशहूर हुई। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सरकार द्वारा हर विरोधी स्वर को दबाया जा रहा था। युवा उससे संघर्ष कर रहे थे और हथियार थी एक कवि की गजलें। उम्मीद अभी जिंदा थी। इसी पे वो लिखते हैं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ऐसा कहते हैं कि बड़े कवि के जीवन में एक पड़ाव मौत का होता है, जो उसे और ही बड़ा बना देती है। दुष्यंत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। समकालीन काव्य जगत ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, पर जनसाधारण ने उनसे मोहब्बत की। जब भी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज उठी, उनको याद किया गया। जब भी कोई दबाया गया, उनको याद किया गया। 2012 के अन्ना आंदोलन में उनकी कविताओं ने युवाओं को देश हित में ललकारा। उनके गीत और गजलें तालियों की मोहताज नहीं थे, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी क्रांति को आवाज देने की, तब तक जब तक ये सत्ता के अंधकार से उजाले का सूर्य बाहर नहीं निकलता और जनमानस को रोशनी देता। वो लिखते हैं, कहां तू तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जब जनता ने चुप्पी साधी तब उन्होंने उसे ललकारा अपने शेर से। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा। बाद में उनके प्रेम कविताओं में भी उनका वो क्रांति का रंग नजर आने लगा था, जिस पर वो कहते कि मैं इन दोनों को अलग अलग लेकर नहीं चल सकता, इसे मेरी कमजोरी समझे आजू। पर दुनिया ने इसे बहुत सराहा और उन्हें मोहब्बत दी। वो लिखते हैं, ये ज़बां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। सन 1975 में 42 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हुआ, पर उसके पहले ही वो हमारे लिए इतना कुछ लिख चुके थे कि जब तक हिंदी कविता रहेगी तब तक उसके श्रेष्ठतम कवियों में से एक में उनका नाम शुमार रहेगा। सुकून इस बात का है कि आने वाली पीढ़ी ने उनके साथ इंसाफ किया और उनके हक की शोहरत उन्हें मिली, पर उन्हें इस बात से कभी फर्क नहीं रहा। वो कहते हैं, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो न हो आकाश सी छाती तो है। इसी के साथ आज के शो को मैं यहीं खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। आपके वक्त के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।